वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाता है कि आपकी सप्लाई का टाइम आ गया, यानी आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई है। ऐसा कौन सा टाइम है जिसपे आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई है टू पे जीएसटी। इट मीन्स गवर्नमेंट की नजरों में आपने कब एक सप्लाई करी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने ये तो देख लिया कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, लेकिन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस। अब आप एक बात बताओ, हमने टाइम ऑफ सप्लाई क्यों देखा था? जिससे हम ये पता कर सकें कि कब लायबिलिटी अराइज हो जाती है टू पे जीएसटी, कब लायबिलिटी अराइज हो जाती है टू पे जीएसटी। अब ये जो जीएसटी है ये आप किस पर पे करोगे? ये जो जीएसटी कैसे निकालते हो? एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से। ये जो परसेंटेज है ये आप किस पर लगाते हो? ये आप लगाते हो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज की सप्लाई हुई है तो सर्विसेज के ऊपर आप लगा लोगे, और अगर गुड्स की सप्लाई हुई है तो गुड्स की वैल्यू पर आप जीएसटी चार्ज करते हो। ठीक है, जीएसटी का परसेंटेज, पर्टिकुलर परसेंटेज निकालते हो। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि ये वैल्यू कौन सी होगी? ये वैल्यू कौन सी होगी? ये वैल्यू कौन सी होगी ये आपको बताएगा हमारा यूनिट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, कौन बताने वाला है? यूनिट 2 वैल्यू ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, जैसा कि टाइम ऑफ सप्लाई बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी चैप्टर था, इन द सेम वे वैल्यू ऑफ सप्लाई भी बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन विद प्राइस ऑफ द सोल कंसिडरेशन, यानी वैल्यू, यानी ऐसे केस में वैल्यू निकालना जहां पर सप्लाई किसके बीच में हुई है? दो अनरिलेटेड पर्संस के बीच में हुई है, यानी ऐसे पर्संस जिनका आपस में एक दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और कैसे हुई है? देखो फ्रेंड, अनरिलेटेड के केस में क्या आएगा कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को प्राइस, मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया होगा। क्लियर? सेकंड, हम और इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब आप सप्लाई की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसमें कौन कौन सी पर्टिकुलर आइटम्स हैं जिनको आप इंक्लूड करोगे और किसको आप एक्सक्लूड करोगे, बाहर निकाल दोगे। ठीक है, थर्ड, कि आपने देखा होगा जब आप कुछ फॉर एग्जाम्पल सेल चल रही है कहीं पे, ठीक है, सेल चल रही है, आपने सेल में कुछ परचेज किया, सेल में परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट्स। डिस्काउंट, अब आप तो जाके सेलर को पे कर नहीं रहे क्योंकि वो डिस्काउंट आपके बिल अमाउंट में से माइनस हो जाता है। तो अब उस डिस्काउंट पे सेलर को जीएसटी पे करना है या नहीं करना, वो सब भी हम इस पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, जीएसटी पेबल किस पर होता है? जीएसटी कब पे करना होता है? जीएसटी इज पेबल on supply of goods and services for a consideration in the course of or furtherance of business. Supply हो रही है, कैसे हो रही है? For a consideration हो रही है in the course of or furtherance of business, तो जीएसटी तब पे करना होता है। सेकेंड केस स्टूडेंट्स, सर्टेन सप्लाईज ऐसी भी हैं जो हमने स्केड्यूल 1 टू द सीजीएसटी एक्ट में पढ़ी थी। कौन से स्केड्यूल में पढ़ी है? स्केड्यूल नंबर 1 में। क्या थी वो? उसमें आपको एक्सेप्शन दी हुई थी ना कि ऐसी सर्टेन सप्लाईज जहां पर अगर वो सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन हुई है तो भी इसको सप्लाई मानेंगे, तो उस पर भी आपको क्या होना होता है? जीएसटी पे करना होता है। तो जीएसटी पेबल इवन ऑन दैट सप्लाई। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये हाईलाइटर से मार्क कर लो। एस जीएसटी इज एन एड वेलोरम लेवी। एड वेलोरम लेवी का मतलब क्या हो स्टूडेंट? इसका मतलब होता है जीएसटी कैसे पे करना होता है? एक पर्टिकुलर वैल्यू की परसेंटेज निकालते हो, वो होता है आपका जीएसटी अमाउंट। तो एड वॉल्यूम लेवी का मतलब यही होता है जहां आप वो टैक्स कैसे निकाल रहे हो, वो लेवी कैसे निकाल रहे हो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो, as GST is an ad valorem levy, that is, it is levied as a percentage of the value of supply of goods and or services, it becomes important to know how to arrive at the value on which tax is to be paid. As I already said कि अब जरूरत क्या है कि ये वैल्यू कौन सी है वो हमें देखना है। So provisions relating to value of supply set out the mechanism to compute such values basis which CGST and SGST or UTGST intrastate supply के केस में and IGST on interstate supply should be paid. कम शब्दों में बात करें, इस पूरे का क्रक्स निकालें तो क्या है? आपको जीएसटी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पे करना होता है। वो वैल्यू कैसे देखनी है अब आपने यहाँ पर वो देखोगे। परसेंटेज, यानी अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो वो जो जीएसटी है वो कैसा होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो वो आईजीएसटी होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, सेक्शन 15 में आपके पास लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजन। कौन सा सेक्शन यहाँ पे लगने वाला है? सेक्शन नंबर 15। कौन सा सेक्शन पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में? सेक्शन नंबर 15। तो सबसे पहले माइंड में क्या रखना है कि हम वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15 में। ठीक है,
सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट, एज ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे सिलेबस में मैक्सिमम क्या कवर कर रहे हैं CGST एक्ट, ठीक है। Section 15 of the CGST Act, supplemented with the Chapter 4, Determination of Value of Supply of CGST Rules, prescribes the provisions for determining the value of supply of goods and services. Student, GST में, CGST में, Section 15 of CGST Act प्लस जो Chapter 4 है, Chapter 4 क्या बता रहा है हमें? Determination of Value of Supply of CGST Rules. Chapter 4 स्टूडेंट्स जो है, मैंने आपको बताया था कि GST में जब हम गुड्स वगैरह की टैरिफ कोड दे, हम गुड्स का देखते हैं कि उसका HSN वगैरह क्या है, चैप्टर्स भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि आपसे सेक्शन 15 यहाँ पढ़ने वाले हो, जो ये चैप्टर 4 है, या फाइनल लेवल पे डील करोगे, ठीक है। तो तब अब इसीलिए क्या जरूरी है, अब चैप्टर 4 भी हमें समझना है ना। जल्दी से अपने इंटर लेवल को क्लियर करो, उसके बाद हम फाइनल में मिलेंगे और फाइनल में हम फिर ये चैप्टर 4 समझेंगे, ठीक है। चलो, अब आता है सेक्शन 15 ऑफ द CGST Act provides common provisions for determining the value of supply of goods and services. It provides the mechanism for determining the value of a supply which is made between unrelated persons and when price and only the price is the sole consideration for the supply. क्या कह रहा है वो? सेक्शन 15 आपको क्या बताने वाला है कि जब जो सप्लाई हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है, वो हुई है बिटवीन टू अनरिलेटेड पर्सन, यानी वो दोनों पर्सन अनरिलेटेड होने चाहिए, वो आपस में रिलेट नहीं हो, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस उन पर नहीं है, ठीक है। प्लस उनके बीच में जो कंसिडरेशन है, जो रेसिपिएंट ने सेलर को कंसिडरेशन दिया है, सप्लायर को, वो कैसा दिया है? प्राइस दिया है। प्राइस इज द ओनली सोल कंसिडरेशन। ये नहीं कहा उसने कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ना तुम्हें पैसे नहीं देता, अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ मैं इसके बदले ना तुम्हारा वो काम कर दूंगा, नहीं। प्राइस इज द ओनली सोल कंसिडरेशन बिटवीन देम, ठीक है। When value cannot be determined under Section 17, as also in certain specific cases, the same is determined using Chapter 4, Determination of Value of Supply of CGST Rules. Students, अगर कोई केसेस ऐसे हैं जहां पर हम सेक्शन 15 से वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो हम क्या करते हैं? हम उसको निकालते हैं चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ CGST रूल्स, जो आप फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बोला सेक्शन नंबर 15 है हमारा CGST एक्ट का, तो सेम ये सेक्शन अगर हम IGST एक्ट में देखें तो सेक्शन नंबर कौन सा है? 20, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर CGST एक्ट हैव आल्सो बीन मेड एप्लीकेबल टू IGST एक्ट, राइट सेक्शन 20 ऑफ द IGST एक्ट। ये सारे प्रोविजंस IGST एक्ट पे कौन से सेक्शन में लग रहे हैं? सेक्शन नंबर 20 पे। आपको क्या याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए? सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। स्टूडेंट ध्यान रखना, जिस टाइम आप एग्जाम में कोट कर रहे हो, लिख रहे हो, सेक्शन 15 खाली लिख के मत आना, बिकॉज एग्जामिनर डज नॉट नो ना कि आप ये सेक्शन 15 क्या माइंड में सोच लोगे CGST एक्ट। एग्जामिनर आपके माइंड को रीड नहीं कर रहा, वो रीड क्या करेगा? जो आपने लिखा है। तो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना है दैट ये सेक्शन 15 है CGST एक्ट का। क्लियर? अब पढ़ते हैं हमारी रेलेवेंट डेफिनेशंस, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पढ़ रहे हो तो उसका मतलब आपको पता हो, डेफिनेशंस पता हो। सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एजेंट की। किसकी पढ़ेंगे हम? एजेंट की। और कहाँ से पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम से, ठीक है, पर्टिकुलर डायग्राम से। सो स्टूडेंट्स, एजेंट का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे बताओ। एजेंट का मतलब क्या होता है? अपने माइंड में 1 मिनट में, 1 सेकेंड में सोच लो, इनफैक्ट बताओ। एजेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कुछ काम कर रहा हो, प्रिंसिपल के बिहाफ पर कुछ एक्ट कर रहा हो, वो एजेंट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हमने पढ़ा है। अब स्टूडेंट्स, एजेंट कैसे कैसे हो सकते हैं? फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अरहातिया, डेल क्रेडर एजेंट, ऑक्शनियर, मर्सल्टाइन एजेंट, ठीक है। अब इनका एक मतलब समझ लें, एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, फैक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मली एजेंट क्या करता है? अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है, ठीक है। मान लो प्रिंसिपल है A और एजेंट है B, तो ये जो B है, ये A के बिहाफ पर एक्ट कर रहा होगा, ये अपने A के बिहाफ पर एक्ट कर रहा होगा। अब एक कस्टमर आया C, B ने C को कुछ गुड्स सप्लाई करने हैं, गुड्स सप्लाई करने हैं। नॉर्मल अगर एजेंट का केस है तो वो क्या कर सकता है कि वो इससे ऑर्डर लेगा, ए से जाके कहेगा उसको इतने गुड्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसको 10,000 वॉचेस चाहिए, ठीक है। आप मुझे ये वॉचेस जल्दी से दो, मैं जाकर सी को सप्लाई कर देता हूँ आपके बिहाफ पर। क्या हो गया? ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, फैक्टर में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि फैक्टर कहता है, फैक्टर कौन सा एजेंट होता है कि जब ये जो 10,000 वॉचेस हैं ये इस बी के
पोजेशन में होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो जाकर ए से ला रहा है, नहीं, उसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये होता है फैक्टर एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, एक काम करो, पेंसिल से इसको मार्क कर लो, ये डायग्राम बना लो, जिससे आपको याद रहेगा कि फैक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आपको पता होना चाहिए ना, जो आप पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है। कोई भी पूछ ले तो ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे क्या करें, हमें तो पता नहीं है, पता है ना, फटाफट से बताएंगे, हम दिखाएंगे, वी आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रोकर एजेंट। स्टूडेंट्स, ब्रोकर एजेंट यू आर ऑलरेडी अवेयर क्या होता है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोकरेज। वो क्या लेता है, ब्रोकरेज लेता है, तो उसको ब्रोकर कहते हैं। जो कमीशन लेता है, जो कमीशन चार्ज करता है फॉर एजेंसी सर्विसेज, वो होता है कमीशन एजेंट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है ये अरहातिया क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। अरहातिया या फिर जिसको हम नॉर्मली आरती भी बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, पर्टिकुलर नहीं है, फूड ग्रेन्स के लिए जो एक प्रिंसिपल के एजेंट के रूप में काम करता है, उसको बोलते हैं अरहातिया। कौन से केस में, फूड ग्रेन्स के केस में, ठीक है। नेक्स्ट डेल क्रेडिटरी एजेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कौन सा एजेंट होता है, जो अपने प्रिंसिपल को एश्योरिटी देता है कि आपकी पेमेंट आपको मिलेगी, जो पेमेंट की एश्योरिटी देता है, डेल क्रेडिटर एजेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वेरी स्पेसिफाइड मैनर, ठीक है। बहुत डिटेल में हमने ये डिस्कस किया था, सबको प्रोविजन इसके अच्छे से याद होने चाहिए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन टू। ऑक्शनियर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी का ऑक्शन करता है, वो कौन होता है, ऑक्शनियर, ठीक है। ऑक्शन करता है वो कौन होता है, ऑक्शन, ऑक्शन यानी नीलामी करता है, ऑक्शन करता है, वो होता है हमारा ऑक्शनियर एजेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट मर्सेंटाइल एजेंट। तो मर्सेंटाइल एजेंट कौन सा होता है, जो ये सिंपल वाला एजेंट होता है, यानी जिसको बिजनेस में प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है कि मेरे बिहाफ पर जाकर आप एक्ट करो, मेरे बिहाफ पे जाकर आप एक्ट करो, बिजनेस का एजेंट है, तो दैट इज मर्सेंटाइल एजेंट, मर्सेंटाइल एजेंट, ठीक है। एजेंट, ये सारे एजेंट की कैटेगरीज हैं। अब एजेंट क्या काम करता है, हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, अनदर यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेस का मतलब क्या है। सेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशंस पे, तो यहाँ पर हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ एक बार मैं इसको टेक्स्ट आपको पढ़ा देती हूँ जिससे याद आ जाए। सेस shall have the same meaning as assigned to it in goods and service tax compensation. नेक्स्ट कंसिडरेशन का पॉइंट है स्टूडेंट्स, कंसिडरेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ लेते हैं बिकॉज कंसिडरेशन इज वे टू इम्पॉर्टेंट, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, डिपॉजिट टू बी कंसिडर। देखो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ दिया है, यानी आपने गुड्स या सर्विसेज ली है, रिसीव किए, तो उसके बदले आप जो दे रहे हो वो होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसे हो सकता है, मॉनेटरी कंसिडरेशन भी हो सकता है, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। और इसमें डिपॉजिट कब इंक्लूड होता है, अगर उसने कुछ डिपॉजिट करवा दिया है रेसिपिएंट ने सप्लायर के पास, तो वो कब उसको पेमेंट मानोगे, when only and only when the supplier applies such deposit as consideration for the said supply। जब सप्लायर ने अप्लाई कर दिया है, दिखा दिया है कि हाँ ये डिपॉजिट मेरे पास एज कंसिडरेशन आया है, ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने ये। अब देखो पेमेंट कौन करता है, बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। क्या होता है कंसिडरेशन, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉर बियरेंस फॉर द सप्लाई। एक तो हुई पेमेंट इन मनी, और क्या था, हमने कंसिडरेशन में बात की थी, जब किसी एक्ट को करने के लिए या फिर किसी एक्ट को ना करने के लिए, करने के लिए या ना करने के लिए, हमने कहा था मेरे वाले एरिया में शॉप मत खोलना अपना, ठीक है, उसके लिए कोई पेमेंट करी, उसको भी कंसिडरेशन कहते हैं। या फिर कुछ एक्ट करने के लिए कि उसने कहा आप मेरे लिए ये काम करो, किया, वो भी कंसिडरेशन, ठीक है। सो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉर बियरेंस फॉर द सप्लाई, कंसिडरेशन। अब क्या एक्सक्लूड होता है कंसिडरेशन से, कंसिडरेशन एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी प्रोवाइड करी है, तो उसको आप कंसिडरेशन से एक्सक्लूड करते हो, माइनस करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आती है स्टूडेंट्स मार्केट वैल्यू। क्या है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है, देखो market value shall mean the full amount which a recipient of a supply is required to pay
in order to obtain the goods and services or both of like kind and quality at or about the same time and at the same commercial level where the recipient and supplier are not related. इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है? मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू, जो अमाउंट रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे, यानी जो अमाउंट वो पे कर रहा है वो अमाउंट नहीं, लेकिन जो अमाउंट उसको पे करना चाहिए, जो उसकी लायबिलिटी बनती है, जो विच इज रिक्वायर्ड टू पे बाय सप्लायर। और देखो स्टूडेंट्स, इसको ना एक एग्जांपल से समझो। देखो, एक तो होता है, एक सप्लायर है, बी एक रेसिपिएंट है, बी ने ए को एक रोलेक्स वॉच ली, ठीक है, एक रोलेक्स की वॉच ली, बी ने ए को 10,000 दे दिए, लेकिन इन प्रैक्टिकल ये तो उसने क्या किया है, पे किया है, बट रिक्वायर्ड टू पे क्या था, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है रोलेक्स की, रोलेक्स की वॉच की मार्केट वैल्यू अप्रॉक्स 1 लाख है, अप्रॉक्स 1 लाख है, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, विच इज रिक्वायर्ड टू पे। अब बात आती है, पता कैसे चलेगा कि विच व्हाट इज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू पे, उसको क्या पे करना चाहिए था। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज हैं उसकी लाइक काइंड एंड क्वालिटी, यानी उसके जैसी जो और गुड्स और सर्विसेज हैं जो सेम तरीके की है और सेम क्वालिटी है, यानी सेम तरीके की सेम क्वालिटी की जो गुड्स और सर्विसेज है और जो उसी टाइम पर या उसी के अराउंड टाइम पे दी है और जो सेम कमर्शियल लेवल पे दिया है, हम उसका प्राइस देख लेंगे। और क्या देखेंगे कि जो दे रहा है ना वो रेसिपिएंट और सप्लायर भी अनरिलेटेड होने चाहिए, यानी ये तो हो गई 10,000 उसने दिया है, बी ने ए को दिया है। हम क्या करेंगे, हम दो और सप्लायर्स देखेंगे, सप्लायर रेसिपिएंट देखेंगे, जहां पर जो भी अनरिलेटेड है उनकी जो गुड्स है, यानी जो रोलेक्स वॉच जैसी उसकी क्वालिटी है और वो वैसा ही दिखता, उसकी काइंड भी वही है, सेम या उसी टाइम पर या उसके अराउंड टाइम पर दिया। यानी ये नहीं कह सकते कि ये जो रोलेक्स की वॉच सेल हुई है ये हुई है जनवरी 2020 में और जो हम दूसरी देख रहे हैं मार्केट वैल्यू वो हम देख रहे हैं 2022 की, नहीं ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता ही आता है, यानी क्या होता है, टाइम डिफरेंस आ जाता है पैसे की वैल्यू में। तो हमने क्या देखना है, उसी टाइम पर उसने दी हो, सेकेंड सेम कमर्शियल लेवल पर होनी चाहिए और रेसिपिएंट और सप्लायर अनरिलेटेड होने चाहिए, इन्फ्लुएंस में नहीं होने चाहिए। अब बात आती है कि कैसे आप देखोगे, लिखोगे कैसे। मस्ट मस्ट है ये स्टूडेंट्स लिखना, ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी इसकी, सेकंड क्या है, एट और अबाउट द सेम टाइम होनी चाहिए, एट द सेम कमर्शियल लेवल होनी चाहिए, और सप्लायर और रेसिपिएंट कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी अनरिलेटेड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। कितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, मेंशन करने हैं। तो इसके आगे 1 2 3 4 करके लिख लो, जब एग्जाम में आप कोट करोगे आपको इजी रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है कि मनी का मतलब क्या होता है। मनी मतलब क्या होता है, बहुत बार सुना है ना, रोज यूज करते हो क्या, पैसा, मनी, लेकिन ये एक्चुअल मनी में क्या क्या इंक्लूड होगा अब हम वो देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स इसका भी डायग्राम दिया हुआ है, ब्रह्मास्त्र है डायग्राम, हर बात के मिलेंगे आपको। देखो तो स्टूडेंट्स मनी इंक्लूड्स इंडियन लीगल टेंडर, यानी इंडियन रुपीज, फॉरेन करेंसी कोई है, कोई चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, ट्रेवलर चेक है, मनी ऑर्डर है, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस है, या फिर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो सबका सब इंक्लूड होगा मनी में, तो सबका सब इंक्लूड होगा मनी में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये जो कैटेगरीज हैं, व्हेन दे आर यूज्ड एज अ कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन और एक्सचेंज विद इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन, यानी क्या कर रहे हैं, ये वाली जो सारी कैटेगरीज हैं, ये वाली जो सारी कैटेगरीज हैं, इसको एज मनी आप यूज कब करोगे, जब आप इसको इंडियन लीगल टेंडर में आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है। लेकिन मनी में क्या इंक्लूड नहीं होता स्टूडेंट्स, money does not include currency held for its numismatic value, currency held for its numismatic value students, it is very important, ठीक है, कि मनी में क्या इंक्लूड नहीं होता, मनी डज नॉट इंक्लूड करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। आई थिंक ये आपके लिए नई टर्म होगी, मैं इसको समझा देती हूँ। न्यूमिस्मैटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि कईयों की आदत होती है या फिर कहीं प्रिजर्व करते हैं, क्या प्रिजर्व करते हैं, एशियंट कॉइन्स, ठीक है, मतलब जो बहुत पहली सदी के सिक्के थे, ऐसा कुछ उन्होंने अपने पास इकट्ठा कर रखा है, एशियंट कुछ एंटीक उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, तो उसको आप इस मनी में इंक्लूड नहीं करोगे। न्यूमिस्मैटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो एशियंट टाइम पर सिक्के वगैरह चलते थे, ठीक है, सिक्के हो गए, नोट हो गए, कुछ भी है जो एशियंट टाइम के हैं,
नेक्स्ट डेफिनेशन इज पर्सन, और बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको भी, तो एक बार चलो इसका टेक्स्ट आपको रीड करवा देती हूँ. पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP and AOP, DOI, whether incorporated or not in India or outside. ठीक है, AOP means association of persons or a body of individual, that is BOI. और क्या पढ़ा था हमने? Any corporation established by or under any central act, state act, provincial act or a government company is defined in section 245 of the Companies Act 2013. या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई भी कॉपरेटिव सोसाइटी है, कोई लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई ट्रस्ट है, या फिर एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो ऊपर की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा. ये डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ भी मैं आपका अगेन टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. ठीक है, अब होता है इस चैप्टर का मेन काम शुरू. सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ी इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट पे पढ़ी रेलेवेंट डेफिनेशन फॉर दिस चैप्टर, थर्ड पर आती है स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ सप्लाई. अब हम देखेंगे कि ये जो सेक्शन नंबर 15 है ये क्या कह रहा है. तो स्टूडेंट जस्ट मूव ऑन टू एनालिसिस पार्ट व्हिच इज ऑन पेज नंबर, इट्स ऑन पेज नंबर 5.55. एनालिसिस पार्ट पे आ जाइए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए यही आपके लिए रेलिवेंट पार्ट है. ठीक है, एनालिसिस में क्या कर रहे हैं हम? सेक्शन 15 का एनालाइज कर रहे हैं, मतलब आपने यही पढ़ना है, ये आपके लिए सेक्शन नंबर 15 है. ठीक है, CGST law has different provisions for determining the value of a supply of a goods or services in the following situation. जो नीचे आपके पास situations है CGST law के section 15 ने बता रखा है, provisions दिए हुए हैं कि कैसे कैसे आप वैल्यू डिटरमाइन करोगे. फर्स्ट कौन सी हो सकती है स्टूडेंट? जहाँ पर सप्लाईज मेड सोलली फॉर अ प्राइस इन मनी टू अनरिलेटेड पर्सन, यानी जहाँ पर क्या हो रहा है 15 सब सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 आपको क्या बता रहा है? जहाँ पर सप्लाई हो रही है दो अनरिलेटेड पर्सन के बीच में, और सप्लाई कैसी हो रही है? फॉर अ कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन कैसा है? प्राइस है, एक मॉनेटरी कंसिडरेशन है. यानी उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा इसके बदले, नहीं, मॉनेटरी कंसिडरेशन इंक्लूड होना चाहिए, प्लस वो अनरिलेटेड पर्सन होने चाहिए. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनरिलेटेड पर्संस प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन. ठीक है, ऐसे आप लिख भी सकते हो, अनरिलेटेड पर्संस प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन, सेक्शन नंबर 15(1). ठीक है, अब आता है कि इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सप्लाईज मेड सोलली फॉर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन और फॉर पार्ट मॉनेटरी कंसिडरेशन एंड पार्ट नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, और इन्वॉल्विंग एडिशनल कंसिडरेशन or to related persons or for specific classes of supply. Subsection 4 and 5 of section 15 read with chapter 4 determination of value of supply of CGST rules. पहले के इसमें आपने क्या पढ़ा? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में अनरिलेटेड पर्सन है प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन है. दूसरे में क्या पढ़ने वाले हो कि मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है, या तो टोटल नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन हुआ है, या फिर पार्टली मॉनेटरी हुआ, पार्टली नॉन मॉनेटरी हुआ. ठीक है, और ये किसके बीच में? अगर रिलेटेड पर्संस के बीच में हो रहा है तब भी वो किस में फॉल करेगा? हमारी सेकंड कैटेगरी में, दैट इज सेक्शन 4 एंड 5 में. ठीक है, सेक्शन 15(1) में क्या पढ़ोगे? अनरिलेटेड पर्संस प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन. क्लियर? अब बात आती है कि रिलेटेड पर्संस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स. तो देखो रिलेटेड पर्संस कौन से हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं. पेज नंबर 5.58 पर आ जाओ, या 1 मिनट स्टूडेंट्स, पहले ही काम करते हैं, अनरिलेटेड पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिलेटेड करेंगे, उसको लिंक अप करके चलेंगे. ठीक है, दैट विल बी इजी फॉर यू. मैंने क्या बोला? सेक्शन 15(1) में आप पढ़ोगे अनरिलेटेड पर्संस प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन. तो क्या लिखा है यहाँ पे? सप्लाईज टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी? ट्रांजेक्शन वैल्यू यानी ऐसी वैल्यू जिस पर आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे. When a transaction of supply of goods or services is made between two persons who are not related to each other, that is they are unrelated, and price is the sole consideration for the supply, value of supply is transaction value. वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी. यानी सप्लाई कैसी हुई है? अनरिलेटेड पर्संस के बीच में हुई है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू. वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी किस पर चार्ज करोगे? उस वैल्यू पर जिस वैल्यू के लिए ट्रांजैक्शन हुई है, जिस वैल्यू के लिए ट्रांजैक्शन हुई है. कब? अगर वो अनरिलेटेड पर्संस के लिए है. देखो स्टूडेंट, अब तक तो आपने ये बात पढ़ी.
अब मैं बताती हूँ गवर्नमेंट का लॉजिक क्या था। अगर रिलेटेड होते हैं ना आपस में पर्सन, तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। वो जीएसटी कम पे करने के चक्कर में क्या करेंगे कि अरे ट्रांजेक्शन वैल्यू कम दिखा देते हैं, कुछ घपले करने की कोशिश करेंगे। अनरिलेटेड पर्सन का कोई घपला नहीं कर रहे, प्राइस होल्ड कंसिडरेशन है, तो जो उनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसी को ही आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लोगे। ठीक है। Under Section 15(1), the transaction value which is applicable between unrelated persons where price is the sole consideration for the supply is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both. जैसा मैंने आपको बताया, ट्रांजेक्शन वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, जिस वैल्यू के लिए ट्रांजेक्शन हुई है, यानी जो वैल्यू, जो प्राइस रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे किया है या विच इज पेएबल है, वो पे करेगा। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू। This is the price for the specific supply that is being valued. It includes the amount already paid at that time of supply is being valued off for tax, as well as the amount payable and not yet paid at that time. The word payable refers to price that is agreed to be paid for the goods or services. अब बात आ रही है इस पूरे पॉइंट को, दैट इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 को आप याद कैसे रखोगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसको याद ऐसे रखोगे कि जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो विच इज नॉट रिलेटेड टू यू, ठीक है, वो आपके लिए एक अनरिलेटेड पर्सन है, तो आप क्या करोगे। मान लो आपने एक क्या ली है, चॉकलेट ली है। कौन सी चॉकलेट ली है, मिल्की बार। ठीक है, एक्चुअली आई लाइक दिस चॉकलेट, तो मैंने इसका नाम ले दिया। ठीक है, मिल्की बार। आपने मिल्की बार ली है, उससे कितने के लिए ली है, आपने आपने जो सप्लायर है, आपने ये मिल्की बार उससे 50 रुपीज के लिए ली है। 50 रुपीज, आपने उसको 50 रुपीज पे किए, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या आएगी, जीएसटी किस पर चार्ज होएगा, एट दिस प्राइस ओनली, 50 रुपीज पर ही होगा। यानी जो प्राइस पे किया है या फिर जो पेएबल है उसी प्राइस पर होगा। अब ये तो है, आपने उसको 50 रुपए दे दिए, यानी द अमाउंट विच इज पेड, अमाउंट विच इज पेड। अब बात आती है व्हाट इज द अमाउंट विच इज पेएबल। पेएबल कैसे होगा, देखो। अब आप शॉपकीपर के पास गए, या एक काम करते हैं, मुझे चॉकलेट ये वाली पसंद है, मैं जाती शॉपकीपर के पास, मिल्की बार की बात हुई, मैंने कहा मिल्की बार दे दो, शॉपकीपर ने कहा ये 50 रुपीज की है। मैंने क्या बोला, आप एक काम करो, 40 रुपीज अभी ले लो, 10 रुपीज मैं आपको 5 मिनट के बाद दे रही हूँ, या फिर चलो मैं एक दिन के बाद दे रही हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ 40 रुपीज दे रही हूँ, 10 रुपीज मैं आपको बाद में दे दूंगी। अब फ्रेंड, एग्रीड प्राइस क्या है, 50 रुपए। 40 रुपए ऑलरेडी पेड है, लेकिन पेबल कितना है, 10 रुपए भी है, यानी टोटल प्राइस क्या बना, 50 रुपए। तो किस पर वैल्यू चार्ज होनी, जीएसटी किस पे चार्ज होना चाहिए, 50 रुपीज पे। ठीक है ना, कॉमन एग्जाम्पल लेके चलना, आपके माइंड में फिट हो जाएगा ये। अब आते हैं हमारे बुक के एग्जाम्पल। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्पल में, होलसेल प्राइस फॉर 1 एमटी का मतलब होता है मेट्रिक टन। एमटी का मतलब क्या होता है, एमटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेट्रिक टन। आप ये टर्म आपके कॉस्ट में भी पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे भी कंफ्यूज मत होना। एमटी का मतलब है अगर कैपिटल एम कैपिटल टी गिवन है, कैपिटल एम कैपिटल टी गिवन है, कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, मेट्रिक टन होता है उसका मतलब। Wholesale price for 1 metric ton of cement sold by X Limited in the ordinary course of business is 7,000 rupees. Price of 1 metric ton of cement sold by X Limited to an unrelated customer is 6,700 rupees. अब एक बात बताऊं, नॉर्मल में होलसेल प्राइस क्या चल रहा था, 7,000 रुपए चल रहा था एक्स लिमिटेड जो सीमेंट अपना सोल्ड करता था 1 मेट्रिक टन का। लेकिन उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर कस्टमर वाई को जो उससे अनरिलेटेड है, उसको उसने 6,700 में दिया, 6,700 में दिया। मैंने क्या बोला था आपको कि जो भी प्राइस ऑलरेडी पेड है या पेएबल है उसी को मान लोगे। तो यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, 6,700 हुआ, ना कि 7,000 हुआ, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 15(1) लग रहा है, डेट इज अनरिलेटेड पर्सन प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन। क्लियर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है the value of taxable supply of goods and services shall ordinarily be the transaction value, which is the price paid or payable when the parties are not related and price is the sole consideration. Section 15 of the CGST further elaborates various inclusions and exclusions from the ambit of transaction value. For example, the transaction value shall not include discount allowed subject to certain conditions. इस पूरे का क्रक्स क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम सर्टेन आइटम्स भी यहाँ पर हमारी देखेंगे क्या जो इंक्लूड होती हैं और एक्सक्लूड होती हैं, डिस्काउंट की क्या है, वो सब भी हम सेक्शन 15 में पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है अनरिलेटेड पर्सन, तो हमने समझ लिया, अनरिलेटेड पर्सन तो हमने समझ लिया, लेकिन ये रिलेटेड पर्सन कौन होता है, तो देखो
स्टूडेंट्स रिलेटेड पर्सन यानी एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग रिलेटेड पर्सन कौन है? पर्सन इंक्लूड लीगल पर्सन, पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन यानी सारे पर्सन, और कौन है? कोई लीगल पर्सन है तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, विच आर पर्सन्स इंक्लूडिंग लीगल पर्सन्स डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन्स। ऐसे पर्सन्स को डीम्ड एज यानी कब रिलेटेड पर्सन्स माना जाएगा? इफ सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। इसका मतलब स्टूडेंट, एक तो ना यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। इवन एट द टाइम जब मैं पढ़ रही थी ना स्टूडेंट्स, तब भी मैं क्या करती थी, हर प्रोविजन को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करती थी, वो बहुत ज्यादा इफेक्टफुल रहता है, ठीक है। चलो, अब एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ये क्या है? ए जो है इस बी के बिजनेस का ऑफिसर है, या फिर ए जो है बी के बिजनेस का ऑफिसर है, या फिर बी की एक कंपनी है जिसमें ए क्या है? डायरेक्टर है। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या हो जाएगा? ए और बी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे अगर वो एक दूसरे, उनमें से कोई भी एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के बिजनेस का ऑफिसर या फिर डायरेक्टर है, ऑफिसर या फिर डायरेक्टर है। समझ आई? चलो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ऑफिसर और डायरेक्टर। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, अगर ए और बी जो हैं, अगर वो पार्टनर्स हैं बिजनेस में। एक बात बताओ, खुद से सोच के देखना, फर्स्ट केस, मेरे बिजनेस बी के बिजनेस का ए जो है वो डायरेक्टर है, आपस में इन्फ्लुएंस होंगे ना, होगा ना, ए बी से इन्फ्लुएंस हो, क्या हो गए? रिलेटेड पर्सन हो गए। सेकंड केस स्टूडेंट्स, वो दोनों आपस में पार्टनर्स हैं, एक बिजनेस के पार्टनर हैं, साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड पर्सन। कैसे पार्टनर्स होने चाहिए? लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स होने चाहिए, यानी जिसको लॉ की नजरों में भी पार्टनर माना जाए, यानी कि जो पार्टनरशिप है वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। यानी ये मतलब नहीं है कि कल को बैठे हो दो दोस्त और क्या कहते हैं, अरे चल आज से तू मेरा पार्टनर, वो वाला पार्टनर नहीं, उसमें रिलेटेड नहीं मान रहा। अगर वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है तभी क्या माना जाएगा? एक दूसरे के बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में अगर वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं तब उनको माना जाएगा रिलेटेड पर्सन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, वो क्या है? क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की, मैम यहाँ पर इन बिजनेस क्यों लिखा है, जस्ट सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स क्यों नहीं लिखा? तो देखो फ्रेंड्स, जो एक लाइक हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो भी लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं इन देयर पर्सनल लाइफ। उनका भी जो उनकी मैरिज है वो भी क्या होती है? रजिस्टर्ड मैरिज होती है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हमारी सेकंड कैटेगरी की, जो बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, ना कि जो स्पाउस हैं। क्लियर? और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? थर्ड कैटेगरी है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना जब आप एग्जाम में लिख रहे हो, सो यू हैव टू मेंशन दैट दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस। ध्यान कर लेना, वरना क्या बात ध्यान आनी चाहिए उस टाइम, इन बिजनेस नहीं लिखा तो हस्बैंड वाइफ भी इंक्लूड हो जाएंगे इस पॉइंट में, ठीक है। अब बात आती है, अगर ए और बी का रिलेशनशिप कैसा है? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, यानी ये ए जो है ये एम्प्लॉयर है, बी जो है वो एम्प्लॉय है। तो इस केस में भी ए और बी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन्स हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक क्या पढ़ा? फर्स्ट केस ऑफिसर और डायरेक्टर, सेकंड केस लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस, थर्ड क्या पढ़ा हमने? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अब आता है फोर्थ केस, यहाँ से स्टूडेंट्स टिक करते रहते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, थर्ड पॉइंट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, क्लियर। अब आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और ओन और होल्ड मोर देन और इक्वल टू 25% वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। इसका मतलब अब क्या होने वाला है? एक पर्सन है स्टूडेंट्स ए, एक पर्सन है बी, अब आया एक पर्सन जेड, एक पर्सन आया जेड। जेड क्या कर रहा है? जेड क्या कर रहा है? वो ए के बिजनेस के भी उसके पास मिनिमम 25% शेयर्स हैं, और बी के बिजनेस के भी 25% शेयर्स किसके पास हैं? जेड के पास है, ठीक है। ए के बिजनेस के भी 25% या उससे ज्यादा, 25% या उससे ज्यादा स्टॉक या फिर शेयर्स जेड के पास हैं, और बी के पास, बी के बिजनेस के भी ऐसे ही 25% या उससे ज्यादा स्टॉक या फिर शेयर्स जेड के पास हैं। तो स्टूडेंट इस केस में ये जो ए और ये बी है, ये भी आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही डायग्राम बना लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन टाइम।
ठीक है, इससे जो भी मैं आपको एग्जांपल बोल रही हूँ ना वो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा ये देखते ही। क्या हो रहा है, अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, चाहे किसी के थ्रू कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, या फिर ओन और होल्ड्स मोर देन और इक्वल टू 25% वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। और स्टूडेंट्स एक पॉइंट और जो आपने मेंशन करना है वो क्या है यहाँ पर, एक तो बात हो गई कि उसके पास 25% या उससे ज्यादा उसके पास स्टॉक या शेयर थे, या फिर स्टूडेंट्स वो क्या करता है, ये जो जेड है ना ये ए के बिजनेस को भी कंट्रोल करता है, डायरेक्टली कर रहा है चाहे इनडायरेक्टली कर रहा है, और ये बी के बिजनेस को भी कंट्रोल करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो पहली बात, कंट्रोलिंग पावर है थर्ड पर्सन के पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर उसके पास शेयर्स हैं, स्टॉक हैं कितने, 25% या उससे ज्यादा, तो जो वो दो पर्सन है वो आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। क्लियर? ये रब कर दो स्टूडेंट्स, आई होप आपने डायग्राम बना लिया है ना, जिसने नहीं बनाया ना पोस्ट करके बना लो, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम्स के टाइम। बना लिया, कर दो रब। चलो अब स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर। यानी अगर हमारे एग्जाम्पल में ए जो है वो बी के बिजनेस को बी को या फिर खुद बी को कंट्रोल कर रहा है, चाहे डायरेक्टली कर रहा है चाहे फिर इनडायरेक्टली कर रहा है, तो भी ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि एक के पास दूसरे की कंट्रोलिंग पावर है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है, तो यानी ये प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दे आर रिलेटेड पर्सन। क्लियर? अब स्टूडेंट्स क्या है, अगर कोई थर्ड पर्सन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, यानी ए और बी दोनों की कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, जेड के पास है, वेदर डायरेक्टली और वेदर इनडायरेक्टली, तो भी क्या माना जाएगा स्टूडेंट कि ये ए और बी जो है ये भी आपस में रिलेटेड पर्सन है। ठीक है, वैसे हम ये पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एज पर जीएसटी एक्ट इसको अलग से इन्होंने दिया हुआ है ना, तो इसको आपने अलग से ही मेंशन कर देना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अब बात क्या आती है, हमारा एग्जाम्पल क्या है, ए बी जेड, ये एग्जाम्पल चल रहा है ना 3% वाली कैटेगरी में। अभी तक क्या था, ये जो जेड है ये ए को भी कंट्रोल करता है, ये बी को भी कंट्रोल करता है, ए और बी आपस में क्या बन गए, ए और बी बन गए रिलेटेड पर्सन। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है देखो, अगर ये ए, अगर आई थिंक स्टूडेंट्स क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस आई थी ना, तो मैं काम करती हूँ इस पॉइंट को आपको रिपीट करवा देती हूँ, अगर डिस्टर्बेंस थी तो यहाँ पर आपकी ठीक हो जाएगी। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, यानी अगर जेड ए को भी कंट्रोल कर रहा है, जेड बी को भी कंट्रोल कर रहा है, तो ए और बी आपस में रिलेटेड पर्संस बन जाएंगे। क्लियर? अब आता है स्टूडेंट्स, अगर मान लो ये जो ए है और ये बी है, अब आ रहा है कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, ए भी जेड को कंट्रोल करता है, बी भी जेड को कंट्रोल करता है, यानी ये दोनों ए और बी मिलकर जेड को कंट्रोल कर रहे हैं, ए और बी मिलकर जेड को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो भी ए और बी आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। एज वी आर स्मार्ट इनफ, हमें यहाँ से पता भी चल रहा है, दो पर्सन मिलके तीसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहे हो, दो पर्सन मिलके तीसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मिल के कंट्रोल कब कर रहे हो, जब आप दोनों रिलेटेड पर्सन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये पॉइंट भी आपका क्लियर है, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन। अब आता है वेरी वेरी कॉमन पॉइंट, अगर जो वो पर्सन हैं दे आर सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ऑब्वियसली हमें सबको पता है, हम तो बोलते भी फिरते हैं ना, हमारी फैमिली हमारी रिलेटिव है, हमारी फैमिली हमारी रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो रिलेटेड पर्सन भी हो गई। तो अगर पर्सन जो है वो सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, तो भी वो आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इन रिलेटेड पर्संस क्या आता है, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंजेशनरी ऑफ द अदर। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर ए जो है ये बी का सोल एजेंट है, यानी सिंगल एजेंट है, इसके अलावा बी के पास कोई एजेंट नहीं है, सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, तो ऑब्वियसली ना बी एक ही बात मानेगा। अगर सोल कंजेशनरी है वो,
बी ए का, तो भी वो आपस में क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे रिलेटेड पर्सन। तो कौन कौन सी कैटेगरी सोल के लिए बात हुई है, याद रखना सोल यहाँ पे सिंगल की बात हुई है, बहुत सारे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंजेशनरी, तो क्या हो जाएगा, दे विल बी रिलेटेड पर्सन। क्लियर? एक मिनट स्टूडेंट्स, ऊपर कोई पॉइंट तो नहीं रहा हमारा? नहीं, कवर हो चुका है सब कुछ। चलो अब बात आती है सेक्शन 15(1) पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ा 15(1) में, हमने क्या पढ़ा 15(1) में, अनरिलेटेड पर्सन प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन इज इक्वल टू सेक्शन नंबर 15(1), दैट इज सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15। याद हो जाएगा सब सेक्शन। सबसे पहले पढ़ा अनरिलेटेड पर्सन वाली बात, प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन, तो आया सब सेक्शन 1 सेक्शन 15 का। अब आता है कि मैम ये सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है। तो स्टूडेंट सबसेक्शन 2 में पता है क्या लिखा है, देखो सबसेक्शन 2 हमें बता रहा है, एक मिनट पहले तो मार्कर का कलर चेंज कर लें। चलो, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 क्या बता रहा है कि एक वैल्यू में आपको कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी और वैल्यूज आपको इंक्लूड करनी है, आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है, यानी ऐड करनी है। द वैल्यू ऑफ सप्लाईज इंक्लूड सर्टेन एलिमेंट व्हिच आर इन्यूमरेटेड एंड डिस्कस्ड बिलो। कौन कौन सी है स्टूडेंट? सबसे पहले कोई भी टैक्स है, ड्यूटी है, सेस है, फीस, चार्ज है, कुछ भी आपने अगर चार्ज किया है, क्या चार्ज किया है स्टूडेंट्स, कोई टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस, लेकिन स्टूडेंट्स ये सब आप उसमें ऐड बैक कर दोगे, लेकिन क्या ऐड बैक नहीं करोगे, मुझे एक बात बताओ। वैल्यू में आपने टैक्स ऐड कर दिया, कोई भी फीस है, कोई ड्यूटी है, वो सब आपने ऐड कर दी। फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी पे हुई है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, कुछ कुछ भी है, वो सब यहाँ पर ऐड हो गई। लेकिन उसके बाद हमारी आ गई ट्रांजैक्शन वैल्यू, या जिसको हम बोले असेसेबल वैल्यू, जिसमें हमने टैक्स पे करना है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। अब एक बात और, इस टैक्सेबल वैल्यू पर आप क्या चार्ज करोगे, जीएसटी चार्ज करोगे, जीएसटी चार्ज करोगे, और वो आपका बन जाएगा एक्चुअल प्राइस जो आप कस्टमर से लोगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ भी टैक्स आ रहा है, यहाँ भी टैक्स आ रहा है, जीएसटी तो यहाँ पर चार्ज हुआ, तो फिर ये टैक्स में क्या जीएसटी भी ऐड होना चाहिए था? अगर ये टैक्स जो है कस्टम ड्यूटी वाला है, ठीक है, लेकिन अगर जीएसटी भी यहाँ पर ऐड होना चाहिए था, नहीं ना स्टूडेंट्स, कैसे ऐड कर सकते हो जीएसटी? तो ऑब्वियसली आप ये सब ऐड करने के बाद जो आपके पास टैक्सेबल वैल्यू आएगी उसी पर तो जीएसटी निकालना है। तो इसका मतलब सारे टैक्सेस, ड्यूटी, सेसेस, फीस, चार्जेस ऐड होंगे अदर देन जीएसटी। जीएसटी में कौन कौन सा आता है हमारे पास, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ठीक है। तो वो सब क्या होंगे, अगर आपने वो भी आप कुछ है तो वो एक्सक्लूड, मतलब वो तो आप कर ही नहीं सकते ना स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली वो तो आप बाद में ही करोगे, ठीक है। या फिर और देखो अब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका कि टैक्सेस वगैरह सब ऐड होंगे, लेकिन क्या ऐड नहीं होगा, जीएसटी वाले टैक्सेस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, एक सप्लायर है ए, रेसिपिएंट है बी, ठीक है, एक थर्ड पर्सन है सी। बी ने ए को, ए ने बी को गुड सप्लाई करे, कितने के सप्लाई करे, उसने करे 50,000 रुपीज के, 50,000 रुपीज के, ठीक है। कितने के सप्लाई करे हैं, 50,000 रुपीज के। इसने क्या बोला, या फिर स्टूडेंट्स एक काम करो, एक मिनट इस एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझते हैं, ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। ए ने बी को गुड सप्लाई करे, ए ने बी को गुड सप्लाई करे, और बी ने, ए ने बी को क्या कहा कि आप एक काम करो, मैंने आपको गुड सप्लाई करे ना, आप 40,000 रुपीज तो मुझे दे दो, 40,000 रुपीज तो मुझे दे दो। कितने ले लिए उसने, 40,000 रुपए। और उसने क्या कहा, एक थर्ड पार्टी है सी, एक्चुअली में क्या है ना, मुझे यानी ए को सी के 20,000 रुपए देने हैं, तो वो मैं नहीं देता, आप दे दो, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इसने क्या किया, बी ने ए को पे करे 40,000 रुपीज, प्लस इसने सी को पे करे 20,000 रुपीज। अब इस पूरी ट्रांजेक्शन से ना, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट मुझे सोच के बताओ, चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हो, ठीक है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल बनने वाले हो, कॉमन सेंस चलाओ, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 40,000, 20,000 या और कुछ आनी चाहिए, बताओ। बी ने ए को 40,000 दिए, बी ने सी को ए के कहने पर 20,000 दिए, बताओ। ऑब्वियसली ना हम समझ गए, इसका मतलब टोटल वैल्यू थी 60,000 रुपीज, जिसमें क्या हुआ, ए ने खुद से 40,000 ले लिए, ए ने किसी और पर्सन की, थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी थी, उसने कहा मेरी जगह आप कर दो, यानी गुड सेल हुए
60,000 की टोटल वैल्यू आई है 60,000। क्लियर? वो बिना मतलब के तो जाके नहीं देगा ना 20,000, वो उसको इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसने ए के देने, तो उसने कहा ठीक है एक ही बात है, मैं आपके बैंक अकाउंट में न डाल के सी के में डाल देता हूँ। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट टैक्सेस वाला क्लियर। सेकंड क्या है, पेमेंट्स अगर हुई है किसी थर्ड पार्टी को, यानी एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई बट विच हैज बीन इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई एंड नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस। अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हुई है जहां पर प्राइस में ए ने बी को क्या दिखाया है, सिर्फ 40,000, लेकिन ए के कहने पर बी ने सी को 20,000 दिए, तो यहाँ पर हम समझ गए कि 20,000 भी प्राइस में ऐड होंगे। ऑलरेडी ऐड है तो छोड़ो, कुछ नहीं होगा। क्लियर? या फिर स्टूडेंट्स अगर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कि पैकिंग चार्जेस आपने कुछ लिए हैं, कुछ कमीशन चार्जेस लिए हैं, तो वो सब भी क्या हो जाएगा, वो सब भी प्राइस में ऐड हो जाएगा। ठीक है? या फिर स्टूडेंट any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods and services at the time of or before delivery of goods or services, supply of services। यानी स्टूडेंट कोई और अमाउंट चार्ज किया है सप्लायर ने, कोई और अमाउंट चार्ज किया है सप्लायर में इन रिलेशन टू सप्लाई, तो वो भी प्राइस में ऐड हो जाएगा। क्लियर? अभी ना स्टूडेंट्स ये जो सारे पॉइंट्स हैं हम इसको बहुत डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये सिर्फ आपका ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है? तो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। और फ्रेंड्स डिलेड पेमेंट की है, जैसा कि हमने हमारे सेक्शन नंबर 12 में पढ़ा था, क्या था कि अगर कोई डिले पेमेंट कर रहा है, कैसे डिले पेमेंट है, उसने पेमेंट करनी थी 10 दिन में, उसने नहीं करी, अब उससे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट है, वो लेट फी है, वो पेनल्टी है, वो भी प्राइस में ऐड होगी, वो भी कंसिडरेशन की प्राइस में ऐड होगी। ठीक है? इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, या फिर स्टूडेंट्स कोई भी सब्सिडी दी गई है तो भी वो प्राइस में ऐड होगी, लेकिन वो सब्सिडी कैसी होनी चाहिए, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस। सब्सिडी है, डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस है, वो ऐड हो जाएगी। लेकिन जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी सब्सिडी हमारी प्राइस में कंसिडरेशन में ऐड नहीं होती, वो सब्सिडी जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो सब्सिडी जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है? अब देखो स्टूडेंट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर अभी हम नीचे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। कौन से टैक्स को ऐड नहीं करोगे, कोई भी जीएसटी या फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस है। और ये जो इंक्लूडेबल आइटम्स हैं, ये आप किस में पढ़ने वाले हो, सेक्शन 15(2) में। 15(1) में तो हमने अनरिलेटेड पर्सन पढ़ा, सेक्शन 15(2) में हम पढ़ने वाले होंगे इंक्लूडेबल आइटम्स। अब स्टूडेंट्स सेक्शन 15(2)A, ए यानी सेक्शन 2 के क्लॉज ए में, सब सेक्शन 2 सेक्शन 15 के क्लॉज ए में लिखा हुआ है टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो जितना मैंने अभी तक स्टूडेंट्स को देखा है, ये जो आगे के क्लॉज नंबर हैं, यहाँ पर वो याद करते रहते, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूजन है, नहीं याद हो रहे, छोड़ देना, सिर्फ इतना लिख देना, मोर देन एनफ है। लेकिन गलत मेंशन नहीं करना, गलत नहीं लिखना। ठीक है? देखो, any taxes, duties, cesses, fees and charge levied under any law for the time being in force, किसी और लॉ के अकॉर्डिंग आपने कोई टैक्स लिया, ड्यूटी ली, सेस ली, फी ली, चार्ज पे किया, सब एड बैक होगा किसी और लॉ के अंडर अगर लिया है तो। बट एक्सेप्ट क्या ऐड नहीं होगा, सीजीएसटी एक्ट, यानी जो आपने सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग सीजीएसटी लिया, एसजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग एसजीएसटी लिया, यूडीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग यूडीजीएसटी लिया, या फिर कोई भी आपने जीएसटी कंपनसेशन सेस लिया, if charged separately by the supplier are includable in the value of supply। यानी सिर्फ ये जीएसटी वाले सेस छोड़कर, जीएसटी वाले टैक्स और सेसेस छोड़कर कोई भी और टैक्सेस आपने लिया है, आपने अलग से उसको चार्ज किया है रेसिपिएंट से, प्राइस में आपने दिखाया है, तो वो भी आप प्राइस में एड बैक करोगे, उस पर भी आपको जीएसटी पे करना होगा। ठीक है? अब स्टूडेंट्स in case of interstate sale liable to IGST, the value of supply will include taxes other than IGST and the GST compensation cess in terms of third proviso to section 20 of the IGST Act। सेक्शन 15 में हम बात कर रहे थे हमारी इंट्रास्टेट सप्लाई CGST एक्ट की। ठीक है? हमने साथ में क्या पढ़ा था, ये सेक्शन 15 के प्रोविजंस IGST एक्ट में सेक्शन 20 में लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो यही बता रहा है कि अगर आपकी सप्लाई इंटरस्टेट हुई है, सारे टैक्सेस, फीस, चार्जेस, सेसेस ऐड कर देना, लेकिन कौन सा नहीं करोगे, जीएसटी वाला, यानी आईजीएसटी और उसके रिलेटेड कोई आपने जीएसटी कंपनसेशन सेस जो लिया है, ठीक है, वो ऐड नहीं होगा। अब वो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल से लॉजिक समझा दिया कि वो क्यों ऐड नहीं होगा। ठीक है? इन इफेक्ट
All the taxes, duties, etc. which are not subsumed in GST form part of the taxable value for the purpose of levying GST. यानी सिर्फ GST छोड़ के बाकी सारे taxes पार्ट बन जाते हैं हमारी वैल्यू का। कौन सा टैक्स हो सकता है स्टूडेंट्स? तो इसने एक एग्जाम्पल, एक इंस्टांस दे दिया है। फॉर इंस्टांस, इफ अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज अ म्यूनिसिपल टैक्स इन रिलेशन टू द गुड्स बीइंग इन सप्लाइड, सच टैक्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी अगर सप्लायर कुछ म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है इन रिलेशन टू सच सप्लाई, यानी सप्लायर ने जब सप्लाई करी है इन रिलेशन टू दैट सप्लाई, उसने म्यूनिसिपैलिटी को कुछ म्यूनिसिपल टैक्स दिया है, तो वो भी अब वो क्या करेगा, प्राइस में ऐड करेगा। क्लियर? अभी तक हमने क्या बात करी स्टूडेंट? जीएसटी चार्ज कर रहे हो, मतलब जो आपका जीएसटी वाला पार्ट है सिर्फ वही ऐड नहीं हुआ, बाकी सारे टैक्सेस ऐड होंगे, बाकी सारे टैक्सेस ऐड होंगे। लेकिन अब इस कहानी में भी एक ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या है, पहले मुझे मार कर सकता। देखो स्टूडेंट्स क्या है, या फिर स्टूडेंट्स एक काम करो, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा ना मिक्सिंग वाली बात हो जाएगी। यहाँ तक अभी रीड आउट करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को फटाफट से इसको रीड आउट कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, सेक्शन है, या कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आपको टीसीएस वाला और इसका बाकी का रिमेनिंग चैप्टर करवाती हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से इसको अभी रीड कर लो, रिवाइज कर लो।